ओके, तो लेट्स कंटिन्यू जो हमारा डिस्कशन था उस दिन। सो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने जो मॉडल दिया है वो मल्टी स्टोर मॉडल दिया है। इसको इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेटाफोर उठाया है उसको बोलते हैं कंप्यूटर मेटाफोर। ओके, तो ये कुछ ऐसा ही बताया इन्होंने मेमोरी का जो मॉडल है इनका, कि जैसे इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है किसी पीसी में, वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर या फिर हमारे कॉग्निशन में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले हमारी आती है सेंसरी मेमोरी, अटेंशन प्रोसेस, अनअटेंडेड डाटा लॉस्ट हो जाता है। अटेंशन जिस इंफॉर्मेशन या जिस स्टिमुलस के ऊपर आप अटेंड करोगे वो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब उसको आप रिहर्सल कर सकते हो उसको यहीं पे रखने के लिए, या फिर इनकोड कर सकते हो। इनकोडिंग आपकी होगी, यहाँ पे ये बात कर रहा है 3 तरह की इनकोडिंग होती है, ठीक है। सेलो, फिर हमारी फिनोटिक इनकोडिंग, और ये सबसे हमारी अपर लेवल इनकोडिंग होती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ही अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगी। यहाँ पे फिजिकल इनकोडिंग भी बोलते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, लेट्स से कि कलर या फिर शेप कैसी है। ओके, फिर है हमारी फिनोटिक और मिडिल लेवल की इनकोडिंग इसको बोलेंगे हम, ठीक है। एंड सबसे बेहतर और डायरेक्ट लेके जाती है जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है हमारी डीप इनकोडिंग, और इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक। अगर हम इनकोडिंग के टर्म में जिक्र करें, अदरवाइज हम यहाँ पे एलोबरेटिव रिहर्सल कर सकते हैं, ठीक है, कि हम असाइन कर दें हमारे इन्फॉर्मेशन को, कोई मीनिंग असाइन कर दें, और उस मीनिंग या फिर कनेक्शन के साथ, एसोसिएशन के साथ हम इन्फॉर्मेशन को समझें तो हमारी चली जाएगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और ये फिर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर लेके आने के प्रोसेस को रिट्रीवल कहते हैं। रिट्रीवल 2 तरह का होता है, बताओ कौन कौन सा होता है रिट्रीवल? 2 तरह का रिट्रीवल क्या है? यस, वेरी गुड। रिकॉल कर सकते हैं हम डाटा को। रिकॉल इज लाइक पुलिंग द मेमोरीज इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, ओके। और रिकग्निशन, बस आपको जो पहले आपके ब्रेन में प्रोटोटाइप है उस प्रोटोटाइप से मैच करना है इन्फॉर्मेशन को। अगर मैच हो रहा है तो आप उसको कहेंगे कि यस दिस इज करेक्ट, या फिर ये मेमोरी आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। अदरवाइज जैसे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में जो आप इन्फॉर्मेशन लिखते हो, जो भी आंसर लिखते हो वो रिकॉल होता है, यू हैव टू रिकॉल द एंटायर आंसर। और एमसीक्यू में ये पूछ लेते हैं, जो आप एमसीक्यू लगाते हो वो होता है आपका रिकग्निशन, और सब्जेक्टिव एग्जाम में जो आंसर लिखते हो वो आपका रिकॉल होता है, ठीक है। रिकॉल फर्दर डिवाइड होता है हमारा 3 तरीके से कर सकते हैं वैसे तो। फ्री रिकॉल, और इसके अलावा हमारे पास सीरियल रिकॉल, एक और होता है हमारा क्यूड रिकॉल। यही स्पेलिंग हो शायद, आई विश की यही हो या ये होगी, मेरे को ध्यान नहीं है, जो भी है देख लेना, ठीक है। रिकॉल मतलब कि आपके पास कोई हिंट है, हिंट की हेल्प से आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो आपका क्यूड रिकॉल। फ्री रिकॉल का मतलब क्या है कि मतलब कि जैसे कि लेट्स से कि आपको एक लिस्ट याद रखनी है, तो आप उसको किसी भी सीक्वेंस में याद करो, वो आपका फ्री रिकॉल है। सीक्वेंस मैटर नहीं करता कि पहले ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा। अगर ऐसे मैटर कर रहा है तो वो सीरियल रिकॉल होगा, सीरीज रिकॉल, ठीक है। ओके, तो हमारा 7 + -2 हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो डाटा स्टोर हो सकता है वो इतने चंक्स हो सकते हैं, ओके। और 50 to 30 सेकेंड और 18 to 30, कई जगह ये भी लिखा होता है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज। जो ऑप्शन आपको मिले वो ऑप्ट कर देना। ओह, ये अमेजिंग है, वर्किंग मेमोरी मॉडल, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जो काम किया है सबसे ज़्यादा वो बैडले
और बार्डले एंड हिच ने किया है इन 1974। जो हमारा ये मॉडल आया था एटकिंसन शिफरिन, ये 1968 में आया था। ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ऐसे सीरीज़ में लगवा लेते हैं आपसे। सो ये याद रखना 1968। इसको मोडाल मॉडल भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं, मोडाल मॉडल भी बोलते हैं। एक दो और नाम है इसके, ठीक है। तो जब सबसे पहले ये नहीं आया, इससे पहले भी कुछ मॉडल आए हैं, ठीक है। वो जब हम मेमोरी में डिस्कस करेंगे ना एक एक चीज़, वो मैं आपको बताऊंगा। बस अभी के लिए आप ये याद रखो कि ये आया था 1968 में, और हमारा जो वर्किंग मेमोरी मॉडल है वो आया था 1974 में, ठीक है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इसको मोडाल मॉडल भी बोलते हैं। अभी के लिए आप इसके दो नाम याद रखो, मल्टी स्टोर मॉडल एंड मोडाल मॉडल, ठीक है। इसके 2-3 और नाम है, तो वो बता दूंगा मैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। एक दो नाम और रह गए होंगे। सो वर्किंग मेमोरी मॉडल। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम जनरली जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो वर्किंग मेमोरी बोलने लग गए हैं, ठीक है, कि दिस इज़ नॉट शॉर्ट टर्म मेमोरी, दिस इज़ वर्किंग मेमोरी। अब वर्किंग मेमोरी मॉडल में इन्होंने अमेजिंग वर्क कर रखा है। इन्होंने जो कुछ की कंपोनेंट दे रखे हैं, उनमें सबसे पहले है हमारे पास सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्या है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को आप ऐसे समझो, इट्स लाइक पर्सन इन चार्ज, ठीक है, कि ये कौन क्या काम करेगा, ठीक है, किसको क्या काम करना है, कब काम करना है, ये बताएगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास है स्लेव सिस्टम, ठीक है। ये हमारा सेंट्रल सिस्टम या मेन सिस्टम हो गया। फिर हमारे पास स्लेव सिस्टम है। स्लेव सिस्टम में हमारे पास है फोनोलॉजिकल लूप, पहला स्लेव सिस्टम। सेकंड स्लेव सिस्टम हमारे पास विजुओ स्पेशियल स्केच पैड, ओके। एंड फिर उन्होंने बाद में जो ऐड किया थर्ड स्लेव सिस्टम, दैट इज एपिसोडिक बफर, ठीक है। तो हमारे 4 मेन कंपोनेंट हैं जो वर्किंग मेमोरी मॉडल के हैं, ठीक है। 4 मेन कंपोनेंट ये पूछ लेते हैं, कोई 3 दे देंगे आपको और चौथा पूछ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पर्सन इंचार्ज जो सबको ये बताएगा कि आपको क्या काम करना है, इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ठीक है। तो वो काम करेगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और हमारा फोनोलॉजिकल, फोनो का मतलब बेसिकली होता है साउंड से रिलेटेड, ठीक है। सो जो भी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन है वो फोनोलॉजिकल लूप हैंडल करेगा, ओके। तो इसके फर्दर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम एंड फोनोलॉजिकल स्टोर, ओके। एंड विजुअल स्पेशियल स्केच पैड जो बेसिकली हमारी ये हैंडल करेगा स्पेशल इंफॉर्मेशन, एनवायरनमेंट, 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन, स्पेशल इंफॉर्मेशन और जो विजुअल हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, नाम ही बता रहा है। तो इसका नाम याद रखिएगा, विजुअल स्पेशल स्केच पैड, फोनोलॉजिकल लूप फर्स्ट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंड ये फोर्थ हमारा एपिसोडिक बफर, ठीक है। अब ये जो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि लैंग्वेज से रिलेटेड या ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम हमारा है, ठीक है, या फिर फोनोलॉजिकल जो स्टोर हमारा जो स्टोर करके रखता है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को, या फिर जो हमारे हम आर्टिकुलेट क्या करेंगे उसको कंट्रोल करता है, ये दोनों फोनोलॉजिकल लूप में ही आते हैं। इनसे अगर पूछे, अब तक पूछा नहीं गया कि इसके 2 पार्ट कौन है तभी बताना, अदरवाइज ये पार्ट नहीं है हमारे वर्किंग मेमोरी मॉडल के। मेन पार्ट यही है, फोनोलॉजिकल लूप, विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव एंड एपिसोडिक बफर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर इन डेप्थ पूछें कि फोनोलॉजिकल लूप को फर्दर डिवाइड किन 2 पार्ट में किया गया तभी आप बताइएगा, अदरवाइज जो वर्किंग मेमोरी मॉडल के ये 4 पार्ट ही आपको याद रखने हैं। क्लियर? हेलो, ठीक है। तो हमारा फोनोलॉजिकल लूप ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब एपिसोडिक बफर ये क्या है? अब ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से कि कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे, तो एपिसोडिक बफर इस सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करता है, ठीक है। अगर आपको ये वर्ड मिले, इंटीग्रेट मतलब एकत्रित करना, इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। इकट्ठा करके इस एक इंटीग्रेशन मैनर में
जब हम सब कुछ वर्किंग मेमोरी जो काम करती है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट होनी चाहिए, हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी, विजुअल स्पेशल स्केचपैड की इन्फॉर्मेशन भी इंटीग्रेट होनी चाहिए, तभी हम प्रॉपरली कॉन्शियसली चीज़ें सोच पाएंगे या फिर थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाएंगे। तो इंटीग्रेशन का जो काम है, इन्फॉर्मेशन को एकीकृत करना, वो है हमारा एपिसोडिक बफर। ठीक है, तो फोनोलॉजिकल लूप बेसिकली क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम एंड फोनोलॉजिकल स्टोर। तो ये हमारे इनर वॉइस के नाम से जानी जाती है, आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम। दिस आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम rehearse information verbally and has a time based capacity of about 2 seconds. Okay, it is helpful to think of it as a system that you use to mentally rehearse information by repeating it over and over again। कि बेसिकली आप जो इन्फॉर्मेशन को अगेन एंड अगेन मेंटली रिहर्स करते हो कि आप ये बोलना है या इसके बाद ये बोलोगे, दैट इज योर आर्टिकुलेटरी कंट्रोल सिस्टम। फोनोलॉजिकल स्टोर और इनर ईयर इसको बोलते हैं, ये इनर वॉइस है, ये इनर ईयर है। The phonological store uses a sound-based code to store information, but this information decays after about 2 seconds unless it rehearsed by the articulatory control system। अगर आप इसको रिहर्स नहीं करोगे तो ये it will decay और lost information लॉस हो जाएगी। ठीक है, विजुअल स्पेशल स्केचपैड फिर हमारा सेकंड स्लेव सिस्टम है। ठीक है, द विजुअल स्पेशल स्केचपैड स्टोर एंड मैनिपुलेट्स विजुअल इंफॉर्मेशन। इनपुट इज फ्रॉम आइज और लॉन्ग टर्म मेमोरी, दोनों जगह से आ सकता है। इफ यू इमेजिन एन ऑब्जेक्ट एंड देन पिक्चर इट रोटेटिंग, यू आर यूजिंग योर विजुअल स्पेशल स्केचपैड। एंड देन एपिसोडिक बफर हमारा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये क्या बता रहा है, हमारी जो विजुअल इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड है। ठीक है, द एपिसोडिक बफर इज फेयरली रिसेंट एडिशन, बाद में ऐड किया गया था। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि रिसेंट जो स्लेव सिस्टम है वो कौन सा ऐड किया गया था, दैट इज एपिसोडिक बफर। यहीं से क्वेश्चन आता है वैसे ज़्यादा। ठीक है, टू द वर्किंग मेमोरी मॉडल एंड इट्स पर्पज इज टू बाइंड टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करना। ठीक है, from the other components of working memory with information about time and order. This prepares memories for storing the episodic long-term memory. Okay, ठीक है, तो एपिसोडिक मेमोरी के बारे में हमने जिक्र किया है एंड सिमेंटिक मेमोरी के बारे में हमने जिक्र किया। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछिए। ठीक है, गाइस यहाँ तक। एक बार मैं आपको वर्किंग मेमोरी ये दिखा देता हूँ कि ओके, तो देखिए ये रहा हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ठीक है, ये हमारा मतलब ये हमारा, मैं एक बार आपको पहले इसकी वो करवा देता हूँ। ये हमारा फ्रंटल, आप मेरे को बताते रहिएगा कि फ्रंटल लोब क्या काम आता है। ये हमारा पाइटल लोब है, ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, ये हमारा टेम्पोरल लोब है। ठीक है, और ये हमारा सेरेबेलम है। ये यहाँ पे वैसे मतलब कि इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं थी सेरेबेलम वाली, मैंने आपको बता दी। ठीक है, और यहाँ पे अराउंड ये हमारी सेंट्रल सल्काई हो गई, जो कि हमारे पाइटल लोब को फ्रंटल लोब से अलग करती है। और ये देखिए, ये है हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव यहाँ पे। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को हर इंफॉर्मेशन को हैंडल किए हुए है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाएगी। ठीक है, और ये हमारा ब्रोकाज एरिया हो गया और ये हो गया वर्निकेज एरिया। ठीक है, अब ऑब्वियसली लैंग्वेज को हैंडल करते हैं, एक हैंडल करता है हमारी स्पीच प्रोडक्शन को, और दूसरा हैंडल करता है हमारी लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन को।
अच्छा, ब्रोकाज एरिया की अगर न्यूरॉन्स डिजनरेट हो जाए तो जो डिसऑर्डर होगा या जो प्रॉब्लम होगी उसको क्या बोलते हैं? ब्रोकाज अफेजिया। और सेम गोज फॉर अगर वर्निकेज एरिया की जो न्यूरॉन डिसऑर्डर न्यूरॉन डिजनरेट होगी तो इस डिसऑर्डर को हम बोलेंगे वर्निकेज अफेजिया। ओके, हाँ ठीक है। मतलब ब्रोकाज अफेजिया में इंडिविजुअल स्पीच प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, बट आप जो बोलोगे वो समझ लेगा, ठीक है। या फिर वो प्रोड्यूस करेगा तो स्पीच तो उसको बिल्कुल मतलब कि एक्यूरेट नहीं होगी, ठीक है। आपको समझ मतलब आप उसको कॉम्प्रहेंड ना कर पाओ शायद कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। या फिर उसमें गैप होंगे क्योंकि ऑब्वियसली मोटर मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही नहीं बोल पा रहा है, कुछ चीज़ें ऐसा बिल्कुल इतनी ख़राब नहीं होती न्यूरॉन्स, बट वो उतने अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को। देन अगर वर्निकेज अफेजिया हो गया है तो वहाँ पे क्या होगा कि वो जो स्पीच प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगी, बट जो भी वो बोलेगा ना आपको वो उसका मीनिंग नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग जो पार्ट है लैंग्वेज का वहाँ की न्यूरॉन डिजनरेट हो गई हैं। अब इंडिविजुअल क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं वो उसका कोई मतलब नहीं होगा, ओके। मीनिंगलेस मटेरियल होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्निकेज एरिया है और ये हमारा ब्रोकेज एरिया है, ठीक है। और इसको ये न्यूरॉन्स कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। दोनों को न्यूरॉन्स कनेक्ट किए होते हैं, इनको बोलते हैं आर्यूकेट, जो अभी दूसरा नाम ध्यान नहीं आ रहा है, फाइबर्स बोल लीजिए, ठीक है। ओके, ये है हमारा एपिसोडिक बफर यहाँ पे, और ये रहा हमारा अब ऑक्सीपिटल लोब हैंडल करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को, तो यहाँ पे हमारा होगा विजुअल स्पेशल स्केच पैड, ओके। और ये हमारा एपिसोडिक बफर हम कह सकते हैं कि पैराइटल लोब में, ठीक है। ये लेटर बाद में ऐड किया गया था, लेटेस्ट एडिशन है ये, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग मेमोरी मॉडल हो गया, ये स्लेव सिस्टम है, एंड ये हमारा जो इनका मेन कंपोनेंट जो हैंडल करता है, मेन पर्सन इंचार्ज कह लीजिए, ओके, कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कब और कहाँ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज हाउ आवर वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्क्स। क्लियर? कोई सवाल हो तो पूछिए यहाँ से कि विजुअल स्पेशल स्केच पैड क्या होता है, क्या काम करता है, एपिसोडिक बफर क्या काम करता है, इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, बाइंड करता है सारी इन्फॉर्मेशन को, बाइंडिंग ये वर्ड मिले आपको, ठीक है, या इंटीग्रेट वर्ड मिले, ठीक है। तो वो काम है एपिसोडिक बफर का, ठीक है। ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को हैंडल करेगा, ये हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को हैंडल करेगा जो हमारा फोनोलॉजिकल लूप है, ओके। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, आर्टिकुलेट कंट्रोल सिस्टम हो गया, और दूसरा हमारा हो गया फोनोलॉजिकल स्टोर, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, ओके। अब बताओ इसके अलावा क्या और कुछ कोई टॉपिक बताओ जिसको डिस्कस करना हो। कोई आपका सवाल हो कि आपका ऐसे कॉलेज उससे सवाल हो, क्लास से, जो आपको ना समझ में आया हो, अगर मेरे को ध्यान होगा तो मैं डेफिनेटली क्लियर करवा दूंगा। हेलो भैया, सोशल लॉफिंग क्या होती है? सोशल लॉफिंग, ओके। इसके अलावा और बताओ। देखो ऐसा है, व्हेन यू इंडिविजुअली अलोन डू सम वर्क, ठीक है, तो तुम अपना एफर्ट खुद, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें खुद को एक अपना असाइनमेंट मिला है या फिर कोई प्रेजेंटेशन मिली है, ठीक है। यू हैव टू प्रेजेंट सम टॉपिक इन फ्रंट ऑफ क्लास, और तुम्हें उसके लिए पीपीटी बनानी पड़ेगी खुद ही, ठीक है, और तुम्हें उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा अकेले ही, ठीक है। तो तुम उस पर, और सबकी पूरी की पूरी जो असेसमेंट होगी वो तुम्हारी अकेले की होगी, ठीक है। तुम्हें पता है कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे तुम एफर्ट लगाओगे जितना ज़्यादा लग सकते हैं अपने खुद के, ठीक है, खुद के जितने एफर्ट लगा सकती हो 100% एफर्ट लगाने की कोशिश करोगे। अब लेट्स से कि
इसी असाइनमेंट को एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल ऐसे होंगे जो बहुत सारा काम करेंगे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि लेट्स से कि तुम्हें पता है कि अगर सारे के सारे काम करें, ये पर्सन ए भी काम करेगा, बी भी, सी भी, और सबकी इवैल्यूएशन एक जैसी होनी है, ठीक है, मार्क्स सबको बराबर मिलेंगे, जैसे मिलेंगे, तो तुम शायद उतने एफर्ट पुट ना करो जब तुम वही सेम काम एक ग्रुप में कर रही हो, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे अपने 100% एफर्ट दे रही थी, अब तुम यू आर सेट बैक, तुम रिलैक्स्ड हो, फ्री हो, मतलब जितना काम तुम्हें करना चाहिए था एज एन ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे 25% इसको, 25%, 25%, 25%, ठीक है, ऐसे डिवाइड होना चाहिए था, है ना। बट तुमने लोफिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तुमने सिर्फ और सिर्फ एफर्ट डाले 5% और लेट्स से नो एफर्ट एट ऑल, ओके, तो वो सारा काम बट गया इन लोगों में, वो 25% जो, ठीक है, जैसे और भी कोई इंडिविजुअल लोफिंग कर रहा है, ठीक है, ये इंडिविजुअल भी लोफिंग कर रहा है, ठीक है, तो ये सारा काम ये कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है, ये लोफर्स हैं, ठीक है, ये सोशल लोफर्स हैं, और इस फिनोमेना को बोलते हैं जब हम ग्रुप में एफर्ट डालना कम कर देते हैं, या फिर हमारे एफर्ट नहीं आते उस वजह से कि क्योंकि क्रेडिट सबको मिलना है और दूसरे काम कर ही लेंगे, तो इस फिनोमेना को बोलते हैं सोशल लोफिंग, एंड दीज इंडिविजुअल्स आर सोशल लोफर्स। क्लियर? हेलो खुशी, जो इंडिविजुअल बाकी है ग्रुप वाले वो सोशल लोफर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे, जो एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं, एफर्ट पुट नहीं मतलब अपने एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, ये लोफर्स हैं, ये सही है यार, मतलब इनको तो अपने जिनका काम करना था उनसे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस फिनोमेना को जब हम ग्रुप में कोई एक इंडिविजुअल या फिर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल जितना एफर्ट उनको डालना चाहिए था, जितना काम उनको करना चाहिए था, उतना नहीं करते हैं, कम काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि एज एन ग्रुप रिप्रेजेंट चीज़ें होंगी, और जब असेसमेंट होगी तो सबको, जैसे कि अब इस प्रेजेंटेशन के इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और तुमको मिले आउट ऑफ 20 17 मार्क्स, ठीक है, तो वो सब में ही बटेंगे, ठीक है, तो तुम शायद उतने एफर्ट ना लगाओ, ठीक है, ऐसा होता है ग्रुप में, कुछ इंडिविजुअल काम नहीं करेंगे और कुछ बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। सोशल साइकोलॉजी में हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, तब इस फिनोमेना को हमें पढ़ना भी है वैसे भी। खैर अब तुमने पूछ लिया तो बता दिया, क्या क्लियर हुआ? हाँ, क्या होता है सोशल लोफिंग, अपने वर्ड्स में बताओ। सोशल लोफिंग होता है कि जब कोई इंडिविजुअल या जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स कुछ भी लगा कि कोई ग्रुप में है और वो अपने उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहा जितने एफर्ट्स डालने चाहिए, ठीक है, तो वो सोशल लोफिंग कर रहा है। इसके अलावा कोई और फिनोमेना पूछो। कोई और सवाल पूछिए। अच्छा, एक मैं आपको बता देता हूँ, एक और पर्सनैलिटी अगर हमारी चल रही है, कोई बता सकता है क्या होता है बर्नम इफेक्ट? हेलो, अच्छा, आपने कभी किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया है, या कोई फॉर्चून? हाँ हाँ बताओ। बर्नम इफेक्ट ऐसे होता है, कोई एक ऐसी बात जो हमें लगता है कि हमारे लिए स्पेशली बोली गई है, बट वो बहुत जनरल होती है, जैसे आप बता रहे थे ना, गलत बता रहे थे? नहीं, हाँ बोलो। जैसे अभी बता रहे थे ना कि ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया, हाँ, किसकी फॉर एग्जांपल ज्योतिषी मेरा हाथ देख के और मेरे अलावा 10 लोगों का हाथ देख के ऐसे कहे कि आपका कोई साथ नहीं देता पर आप सबका साथ देते हो, तो Okay. एवरीवन विल एग्री विद दिस। ठीक है। भैया वैसे ये चीजें ना काफी यूट्यूबर्स वगैरह भी करते हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ओके, वो बोलते कि मतलब वो नहीं होता कि माइंड रीडिंग का सा कॉन्सेप्ट है, उसमें भी यूज किया जाता है, मेरा अनुमान है, कहीं कहीं देखा है मैंने ऐसा। ये एक ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ना वो है बायसनेस है, कॉग्निटिव बायसनेस। ठीक है। हमें ऐसा लगता है स्पेसिफिकली हमारे लिए, पर वो जनरल होती है।
ओ तो ठीक है, ये शायद पहले गेट में पूछा भी गया है, ठीक है, मैच द फॉलोइंग में। और जब ये ज्योतिषी वगैरह या कोई भी फॉर्चून टेलर जो होते हैं, ये कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ना कि अभी जैसे कनिका ने एग्जांपल दिया कि आप सबका साथ देते हो बट आपका साथ कोई नहीं देता है, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट ना जनरल स्टेटमेंट होती हैं, वो कोई भी ये सोचेगा कि हाँ यार ऐसा तो होता है मेरे साथ, ठीक है। जैसे कि ये कह सकते हैं आप मेहनत बहुत करते हो बट सक्सेस बहुत कम मिलती है आपको, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी बहुत सारे लोगों के लिए सही होगी, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उनको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। या फिर लेट्स से कि आप पढ़ाई बहुत करते हो बट आप उस लेवल तक, मतलब कि टीचर आपको मार्क्स नहीं देते। ऐसा हम सबको ही लगता है कि हमने अच्छे से पढ़ाई करी थी, हमको टीचर ने मार्क्स नहीं दिए। ये मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके लिए फिट हो जाती हैं स्टेटमेंट्स, ठीक है। ओके, तो हमें लगता है कि हाँ हाँ ये इस इंडिविजुअल को पता है ये चीज़ें। दैट इज़ एक्चुअली ये इसको हम साइकोलॉजी में बर्नम इफेक्ट बोलते हैं। एंड कोई मतलब आपकी पर्सनैलिटी के बारे में ऐसे जानता नहीं, वो कुछ भी आपका हाथ देख के या फिर आपकी जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, हाथों की, इनको देख के ये कुछ नहीं होती है। ये कैमरा ये जब हम ऐसे फोल्ड करते हैं ना, ठीक है, ये देखो, ये मैंने जब हाथ फोल्ड किया है, इसकी वजह से, इस फोल्डिंग की वजह से यहाँ पे ये बने हुए हैं, ठीक है। दैट्स इट, ओके। ये कुछ भी आपका फ्यूचर ना पास्ट कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं चीज़ें, ओके। वी आर बायोलॉजिकल एंटिटीज, एक मिनट करेगा, वी आर बायोलॉजिकल एंटिटीज, ओके। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल मिलके काम कर रही हैं, ठीक है। वो अलग अलग सेल अलग अलग टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। एंड और एक ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक ह्यूमन बॉडी या कोई किसी एनिमल की बॉडी बना देते हैं। जिस दिन जैसे कि उनमें से एक ऑर्गन इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है, जो पूरे के पूरे दूसरे ऑर्गन सिस्टम को, टिश्यूज को, सेल को हैंडल कर रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल कौन से हैं? हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, एंजाइम्स एंड हमारे ये हॉर्मोन्स, ठीक है। इन केमिकल की हेल्प से पूरी बॉडी कंट्रोल हो रही है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, ठीक है, जब ब्रेन काम करना बंद कर देता है ना, उसको हम, उस फिनोमेना को बोलते हैं डेथ, ओके। उस दिन हम मर जाएंगे। उसके बाद ना, उससे पहले हम कभी नहीं पता लगा सकते, ठीक है, कोई नहीं पता लगा सकता कि कुछ है कि नहीं है, बट बहुत ज़्यादा चांस है कि कुछ नहीं है। वो एक जो हमारी सेल बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन एटम से बनी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन, ओके, ये हमारी सेल है। और ये सारे मिलके कुछ बायोकेमिकल्स बना देते हैं। उन बायोकेमिकल्स को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, वाटर, ओके, एंड जो हमारे मिनरल्स एंड वाइटामिन्स हैं, ठीक है। जब हम मर जाएंगे, या तो हमें जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप किसी दूसरे ऐसे आपके जो भी नॉर्म्स हैं धर्म के, या जो भी होगा, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपके सेल से ब्रेक डाउन करके किसी और चीज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर इस फिनोमेना को अगर आप कह रहे हो कि मिट्टी से बने और मिट्टी से बनना, क्योंकि मिट्टी में भी ज़्यादातर कार्बन और ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर आप इस सेंस में कह रहे हो तो यस, हम मिट्टी से बने, मतलब कि एटम से बने, और एटम टूट के एक दिन वही आपका कार्बन जैसे कि किसी और बैक्टीरिया की सेल में चला जाएगा, क्योंकि एटम्स तो वही है ना वर्ल्ड में। जो आज हमारे पास हैं वो पहले कहीं और थे, ठीक है। वो ब्रेक डाउन करके केमिकल रिएक्शन बन के एटम्स मिलके हमारे बायोलॉजिकल जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट और ये बन गए, उसकी वजह से हमारी सेल बनी हुई है इन सब से, ठीक है। और वाटर, और बहुत सारी सेल मिलके ऑर्गन्स, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन्स, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम। दैट्स इट। कोई ये बकवास बातें होती हैं, ठीक है, कि आपकी हाथों की, आपके यहाँ के लकीरें हैं और इन लकीरों में चीज़ें, आपकी पर्सनैलिटी, आपके पास्ट, आपके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत सारी थ्योरीज हैं, और कुछ भी उनमें से ऐसा नहीं कि 100% सही या गलत है। जैसे कि हमारा साइकिक डिटर्मिनिज्म है, किसने दिया है, किस थ्योरी में? साइकिक डिटर्मिनिज्म,
है ना। ये बात करते हैं कि आपके बचपन कैसा गया, आपका चाइल्डहुड में जो चीज़ें हुई हैं वो आपकी पर्सनैलिटी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सही हैं, बट 100% बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जिनका चाइल्डहुड बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया, बट उन्होंने काफ़ी ग्रोथ करी, है ना, उन्होंने उस चीज़ को एज ए चैलेंज लिया। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे कि हाँ, ये जो बात सिगमंड फ्रॉइड जो बातें कह रहे हैं वो साइकिक डिटरमिनिज्म शो भी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव है, ये फ्री विल की बात करते हैं, कहते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी कैसे होगी या फिर आपका बिहेवियर कैसे होगा आपके हाथ में है, आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, चूज़ करो, अच्छा मतलब कि जो राइट पाथ है उसको चूज़ करो, यू चूज़ हु यू वांट टू बी। ओके, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो ऐसे इस ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव को प्रूव कर रहे होंगे, बट बहुत सारे ऐसे मिलेंगे उसके अपोजिट होंगे जो नई जो डिटर्मिनिज्म है इसको प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो नाइदर नो विच कोई भी थ्योरी 100% सच नहीं है हमारी साइकोलॉजी में और 100% गलत भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट किया था मैंने? हाँ, तो कनिका तुम क्या कह रही थी? मैं बस एक और एग्जांपल दे रही थी। हाँ, दो और कोई जैसे मतलब कोई भी बाबा अपने आप को प्रूव करना चाहेगा ना, फॉर्च्यून टेलर वो आपको पहले कहेगा कि आपका हाथ देखिए कि आज तक आपको कोई समझ नहीं पाया है, और इस पे मेजॉरिटी ऑफ लोग हाँ कर देंगे। हाँ, कह सकते हैं बहुत सारे लोग। कोई नहीं समझ पाया। ठीक, जब हम ये स्टेटमेंट कहेंगे तो उनको वो इवेंट्स याद आएंगे कि हाँ उस टाइम उसने नहीं समझा था, उस टाइम उसने नहीं समझा था मेरे को। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप दूसरों के बहुत अच्छे दोस्त हो, ठीक है, बट आपसे उतनी अच्छे से दोस्ती नहीं निभाते लोग, धोखा दे देते हैं। हाँ, हम सबके साथ ऐसा हुआ होता है, लोगों ने हमें बिट्रे किया होता है तो हमें वो इवेंट्स याद आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे लिए सिंस सेल्फ सर्विंग बायस से हम मैनिपुलेटेड रहते हैं, तो हमें वो इवेंट याद आते हैं कि देख मैंने उनकी इतनी हेल्प करी तो मैं तो सबके साथ खड़ा रहता हूँ। ठीक है, तो कुछ हैं ये जनरल स्टेटमेंट। ठीक है, साइकोलॉजी में जो हम हैंडल करते हैं। कोई और फिनोमेना पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हो आप गाइस। हेलो, अच्छा, यूनिवर्सिटी में वो होने वाली कॉन्फ्रेंस होने वाली, आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हो या फिर पब्लिश तो नहीं, प्रेजेंट कर सकते हो अपनी रिसर्च कुछ भी। ठीक है, और आई थिंक अगर यूनिवर्सिटी में होगी तो कॉलेज के स्टूडेंट भी कर सकते हैं। अच्छा मौका है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी ट्राई करूँगा कि कोई टॉपिक को प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, देखते हैं गाइस, कोई फिनोमेना बताइए, मेरे को याद दिलाइए जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। हेलो, क्लास में हो क्या? कुछ तो पूछ लीजिए। ठीक है, फिर अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो कुछ मैं अपनी तरफ से करवा दूं, देख लेते हैं कुछ। ठीक है, एक और टॉपिक करा देता हूँ। ठीक है, जीजीओ के एंट्रेंस में आ गया था ये और कई बार पूछ लिया जाता है। सो लेट्स से दिस इज ए सेल, ओके, और सेल के बीच में क्या पाया जाता है? उप्स, सो ये हमारी सेल है, इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली जो भी लिक्विड और लिक्विड तो नहीं होता, खैर वो प्लाज्मा ही आ गया, तो प्लाज्मिक जो स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे गोल्गी बॉडीज़ या फिर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब।
इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये साइटोप्लाज्म हमारी न्यूरॉन के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा पाया जाता है क्रोमोजोम्स। तो एक सेल के अंदर कितने क्रोमोजोम होते हैं? इनको गिनने मत लग जाना कि मैंने उतने ही बनाए हैं। 46, ठीक है। 46 क्रोमोजोम होते हैं। और अगर पेयर में लिखूं तो 23, ठीक है। ये 23 पेयर, ओके। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो सेल है ये एक स्पर्म है, ठीक है, या फिर जो एग है, या फिर जो फर्टिलाइज जो होती हैं, या फिर सेक्स सेल होती हैं, वो हैं, फिर कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट हैं इनमें? 23। यस, ये बात याद रखना, ठीक है। इन सेल को छोड़ के बाकी सारी सेल्स हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल के अंदर 46 ही होते हैं और 23 पेयर, ठीक है। अब एक क्रोमोजोम की शेप, नॉर्मल शेप कुछ ऐसी होती है, एक्स टाइप होती है, ठीक है। क्रोमोजोम बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा ए लॉट्स ऑफ ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और शॉर्ट में डीएनए, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे 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 वो बना दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? इसको बिल्कुल ऐसे कंडेंस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन गया? हमारा क्रोमोजोम, ठीक है। और ऑब्वियसली इसको मतलब कि और सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए होते हैं, वो वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट, वो बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टामाइन प्रोटीन होता है शायद, खैर छोड़ो उसको। जब मैंने इसको ऐसे कंडेंस कर दिया तो ये क्या बन गया? बताओ। यस, ठीक है। और अब मैंने इसको ऐसे ओपन अप कर दिया, सो दिस इज आवर डीएनए, ठीक है, ओके, ठीक है। अब डीएनए का एक छोटा सा पार्ट निकाल लो आप, जैसे कि आई हैव टेकन दिस पार्ट, ठीक है। सो दिस इज आवर जीन, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और जीन इसको बोलते हैं, ठीक है। जीन भी फर्दर डिवाइडेड होता है, जीन भी बना होता है हमारे नाइट्रोजन बेस एंड, इसको हम याद करते हैं जी कैट से, GCAT, ग्वानाइन, साइटोसिन, ए से क्या था? ये थाइमाइन था शायद, ठीक है। तो ये खैर इसको इतना छोड़ो, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मेरे को नाम भी ध्यान नहीं आ रहे सारे। तो बेसिकली आप ये याद रखो, ये बना होता है GCAT से, जी कैट से, ठीक है। जी क्या है? कुछ नहीं है, बस अभी आपको जी कैट याद रखना है। जी का जो पेयर बनेगा हमेशा सी के साथ बनेगा, जी का सी के साथ, और ए का पेयर बनेगा टी के साथ। अगर एक तरफ ए प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ हमेशा टी प्रेजेंट होगा, ठीक है। डीएनए के एक पार्ट में इधर ए प्रेजेंट है तो इधर टी प्रेजेंट होगा, ओके। इधर अगर सी प्रेजेंट है तो इधर हमेशा जी प्रेजेंट होगा, और अगर इधर जी है तो इधर क्या प्रेजेंट होगा? इधर क्या प्रेजेंट होगा? सी, यस, ठीक है। और अगर टी है तो इधर ए, ठीक है, और इधर ए है तो टी। तो ये हमेशा ऐसे बनते हैं, तो इसको आप जी कैट से याद रखो, ठीक है, ओके। तो ये GCAT, GCAT, TACG ऐसे ये सब मिलके, और नाइट्रोजन जो बेस पेयर होते हैं इनसे मिलके हमारा बना होता है एक जीन। बहुत सारे जीन एक साथ इकट्ठे हो गए, वो बन गया हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए को हमने कंडेंस कर दिया, बन गया क्रोमोजोम। 46 क्रोमोजोम हमारे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो अगर वो आपसे लिखवाएं या फिर सीक्वेंस में करवाएं तो सबसे पहले सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम के अंदर डीएनए, और डीएनए के एक छोटे से पार्ट को, जैसे कि दिस पार्ट, इसको बोलते हैं जीन, और जीन के अंदर हमारे पाए जाते हैं जी, सी, ए और टी, ठीक है, ओके। सो
दीज आर आवर नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। तो इनको मैं सही उसमें लिखता हूँ, तो ये जाएगा इसके साथ और ये जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो आपको याद रखना GCAT, जी कैट। अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, बस आपको ये नेम्स याद नहीं रखने, डोंट वरी, ओके। इतना नहीं पूछेंगे वो, बस आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम पेयर बनवा के पूछ सकते हैं अगर कभी बाउंसर क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, इसका भी इतना काम नहीं है हमें, बस ये देखो ये हमारा DNA है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा DNA, ठीक है। और ये हमारा, अगर हम इस DNA का एक पार्ट हमने निकाल लिया, दैट्स आवर जीन और सेगमेंट ऑफ DNA, उसको हम जीन बोलते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब हमारा बहुत सारे जीन्स मिलके, जैसे दिस जीन जीन्स ने बना रखा है DNA को। बहुत सारा DNA अगर एक जगह इकट्ठा हो रखा है तो वो हमारा बन गया क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम हमारे प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, और एक नॉर्मल सेल के अंदर प्रेजेंट हमारे 46 क्रोमोजोम्स, और इसको हम 23 पेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर वो पेयर्स में पूछें तो 23, नॉर्मली पूछें तो 46, दोनों पूछते हैं वो कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ध्यान रखना है। और ये हमारी एक नॉर्मल सेल होगी, क्लियर हो गया याद? आई होप कि अब नहीं भूलोगे आप, है ना, ठीक है, ओके। कोई और कॉन्सेप्ट बताइए। कुछ और आपको समझ ना आया हो